Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss the next unit Database Management System and this is the part 1 video जिसमें हम following topics के बारे में discuss करेंगे, that is database, relational data model, advantages of the database, primary and candidate key, alternate key and foreign key and referential integrity. इसी के साथ साथ हम टेबल से रिलेटेड टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें है डेटाबेस। तो व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटाबेस डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम जब डेटा का कलेक्शन करते हैं, दैट फॉर्म्स अ डेटाबेस। एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल हो सकती है या एक से ज़्यादा टेबल हो सकती हैं जिसमें डेटा आपस में लिंक्ड रहता है, ठीक है, दैट इज नोन एज डेटाबेस। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है स्टूडेंट्स, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हुआ या एक ऐसा सिस्टम हुआ जिसमें जो कि कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। पहले टाइम में हम जितने भी अपने रिकॉर्ड थे वो फाइल के अंदर सेव करते थे, फाइल में डेटा को लिखते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम अपना सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारा डेटा कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है, in which the user can perform the different operations like addition, deletion and updation of the data। जहाँ हम डेटा में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस के कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज रिड्यूसेस द डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करने से हमारा जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है वो बहुत कम हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास स्टूडेंट की फ़ाइल है, वो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई करता है और साथ साथ उसने हॉस्टल के लिए भी ऑप्ट किया हुआ है। तो दो फाइल्स हैं हमारे पास, एक कॉलेज की फ़ाइल है और एक हॉस्टल की फ़ाइल है। तो उसका जो रिकॉर्ड है, जो उसका एड्रेस है, उसका कॉलेज के अंदर अपडेट किया गया लेकिन हॉस्टल की फ़ाइल में रह गया। तो कोई भी बुक्स वगैरह या कोई भी पार्सल भेजना होगा तो हमें नहीं पता कि कौन सा करेक्ट एड्रेस है, ठीक है, तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो रहा है। लेकिन डेटाबेस के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे रहता है, तो जो भी चेंजेस होते हैं वो सिर्फ एक ही प्लेस पे होते हैं, तो डेटा की डुप्लीकेशन नहीं होती है। अंडरस्टूड? सो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज की बात करें तो कंट्रोल्स डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मीन्स दो मल्टीपल प्लेसेस पे जो डेटा है वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कॉलेज फाइल की और हॉस्टल की फाइल की, तो एक जगह पे डेटा को अपडेट किया गया, एक जगह पे नहीं किया गया, तो डेटा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। लेकिन सेम चीज़ है कि अगर डेटा सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर है तो जो भी चेंजेस होंगे वो उसी लोकेशन पे होंगे और डेटा में चेंजेस बार बार नहीं किए जाएंगे। जो अपडेशन हुई, कोई भी अगर उस फाइल को शेयर करेगा तो वो अपडेटेड डेटा उसे रिफ्लेक्ट करेगा। दैट इज इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे रिमूव हो जाती है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटाबेस के थ्रू हम अपने टीम मेंबर्स को डेटा को शेयर कर सकते हैं और उसमें ये प्लस पॉइंट रहता है कि जो भी हमारा डेटा है वो अप टू डेट है। अंडरस्टूड? और फोर्थ पॉइंट होता है सेंट्रलाइज डेटाबेस इंश्योर्स द डेटा सिक्योरिटी। डेटा जो है वो एक ही प्लेस पे स्टोर्ड है, तो एक ही पर्सन होगा जो उसे रिट्रीव कर सकता है, या अगर कोई दूसरा पर्सन रिट्रीव भी कर रहा है तो उस केस में ही शुड हैव द वैलिड आईडी एंड पासवर्ड। तो बिना किसी परमिशन के अनऑथराइज एक्सेस उसमें नहीं किया जा सकता। दैट इज़ वाई डेटाबेस की एडवांटेज ये है कि वो आपको डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज रिलेशनल डेटा मॉडल। अब डीबीएमएस के अंदर जो कंसेप्ट है रिलेशनल डेटा मॉडल, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी डेटा ऑर्गेनाइज रहता है वो टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहता है। टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहने से इट गेट्स शोन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और इन टेबल्स को हम रिलेशंस भी कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सामने ये एक टेबल है। नेम ऑफ द टेबल इज एम्प्लॉय। इट कंसिस्ट ऑफ द 4 फील्ड्स एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट एंड सैलरी। तो ये जो टेबल है एम्प्लॉय, हम कहेंगे इट इज़ ऑल्सो रिलेशन। इस टेबल का नाम एम्प्लॉय है या हम कह सकते हैं इस रिलेशन का नाम जो है वो एम्प्लॉय है। एक टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमने बात की, टेबल बनी होती है रोज और कॉलम से। तो ये जो आप देख रहे हैं E1, E2, E3, E4, ये पूरा जो डेटा है दीज आर रोज। जैसे E1 राहुल क्लर्क 20,000,
ये एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, तो ये फर्स्ट रो हो गई। सिमिलरली सेकेंड रो, देन थर्ड रो, देन फोर्थ रो, रोज, रिकॉर्ड्स और टपल्स। और एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट एंड सैलरी, ये हमारे हो गए कॉलम्स, जिन्हें हम फील्ड से एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इनके बारे में समझते हैं। डोमेन, डोमेन होता है अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच एक्चुअल वैल्यूज आर ड्रॉन। डोमेन का मतलब है हमारे पास बहुत सारे सेट ऑफ वैल्यूज हैं, उनमें से जो भी वैल्यू हमने निकाल के किसी भी फील्ड के अंदर डाली हुई है, दैट इज नोन एज डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक टेबल है, डोमेन में मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं 5000 एंड 1 लाख। तो ये जो 1 लाख वाली वैल्यू है मैंने यहाँ पे डाल दी। सो ये जो 1 लाख है दिस हैज कम फ्रॉम द डोमेन। तो ये जो पूल ऑफ वैल्यूज है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, दैट इज नोन एज डोमेन। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज टपल। अब टपल क्या होता है? एक टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल की जितनी भी रोज होती हैं उन्हें हम या तो रो कहेंगे, या टपल कहेंगे, या फिर रिकॉर्ड कहेंगे। तीन नेम होते हैं, रोज, रिकॉर्ड्स और टपल्स। तो अगर आप इस टेबल में देखें तो हमारे पास चार रोज हैं, E1, E2, E3, E4। ये तो एम्प्लॉय आईडीज हैं। ये पूरी एक रो है, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। सो देयर आर टोटल 4 रोज इन दिस टेबल। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता है द कॉलम और द फील्ड ऑफ द टेबल। टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स होते हैं उन्हें हम फील्ड्स या फिर क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ देखिए हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट एंड सैलरी। दीज आर आर 4 एट्रीब्यूट्स, और वी कैन से फील्ड्स और वी कैन से कॉलम्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज डिग्री। डिग्री मीन्स एक टेबल के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो होती है हमारी डिग्री। आप इस टेबल में देख सकते हैं हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट एंड सैलरी। तो इस टेबल की हमारी डिग्री हुई 4, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट टर्न आती है हमारी कार्डिनैलिटी। जैसे डिग्री टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होती है, वैसे कार्डिनैलिटी टोटल नंबर ऑफ रोज होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 रोज हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सो द कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल इज रोज, दैट इज 4। इस टेबल के लिए हमारी डिग्री भी 4 है और कार्डिनैलिटी भी 4 है। अगर मैं यहाँ पे इस टेबल के अंदर एक और कॉलम ऐड कर दूं डेजिग्नेशन नाम से, डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे हमारी जो डिग्री हो जाएगी दैट विल बिकम 5। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कीज ऑफ द टेबल। प्राइमरी की, सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की है जिसे हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्राइमरी की होती है सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मीन्स कॉलम्स। सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स विद इन अ रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल। टेबल के अंदर किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो एट्रीब्यूट होता है, जो कॉलम होता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी की। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास ये टेबल है, इसके अंदर कॉलम्स हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट एंड सैलरी। अब जो एम्प्लॉय आईडी है वो हर एम्प्लॉय की अलग अलग होगी, किसी की भी सेम नहीं हो सकती। तो एम्प्लॉय आईडी एक ऐसी फील्ड है जिससे हम हर एम्प्लॉय को अलग से शो कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब जैसे एम्प्लॉय नेम की बात करें तो राहुल तो किसी और का भी नेम हो सकता है, क्लर्क किसी और की भी पोस्ट हो सकती है, और 20,000 किसी की भी सैलरी हो सकती है। लेकिन इवन जो एम्प्लॉय आईडी है वो सिर्फ एक ही एम्प्लॉय की होगी। तो इस पर्टिकुलर फील्ड को, एम्प्लॉय आईडी को, हमने क्या कहा, प्राइमरी की, क्योंकि इसकी हेल्प से हम सारे रिकॉर्ड्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जैसे कि एक क्लास के अंदर स्टूडेंट के लिए रोल नंबर जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, किसी का भी सेम नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को रोल नंबर प्रोवाइड ना किया गया हो। तो स्टूडेंट टेबल अगर हम बनाएं तो उसमें रोल नंबर हमारी प्राइमरी की होगी। इसी तरह से इस टेबल में आपकी प्राइमरी की क्या हो गई स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय आईडी। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्राइमरी की। प्राइमरी की किसी भी फील्ड को बनाने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि इट शुड नॉट कंटेन द डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे कि अगर मैंने बैक, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी किसी को E1 दी है तो हम किसी दूसरे को E1 नहीं दे सकते, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। दूसरी चीज़, वैल्यूज़ को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय आईडी ही प्रोवाइड नहीं करी। तो दो चीज़ें हैं प्राइमरी की में, इट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड द वैल्यूज़ कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी।
These are the two requirements of the primary key. Next we are having is candidate key. Candidate key means all the attributes that can serve as primary key. ऐसे जितने भी टेबल में कॉलम्स होते हैं जो प्राइमरी की का काम कर सकते हैं, यानी कि यूनिकली हर रो को आइडेंटिफाई करा सकते हैं, दे आर नोन एज कैंडिडेट कीज। देखिए यहाँ पे एक टेबल है, इसमें 4 फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कोर्स आईडी। तो स्टूडेंट आईडी सब स्टूडेंट्स की अलग अलग होगी। फर्स्ट नेम यहाँ पे देखिए सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबका अलग अलग दिया हुआ है। सेम वे लास्ट नेम भी अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर मैं स्टूडेंट आईडी को बना दूं प्राइमरी की, तो मेरी कैंडिडेट की कौन कौन सी बन सकती है? फर्स्ट नेम बन सकती है और लास्ट नेम बन सकती है, और कोर्स आईडी भी बन सकती है, क्योंकि इसमें कोर्स आईडी नहीं बन सकती क्योंकि इसमें C002 C002 डुप्लीकेट वैल्यू है। तो कोई भी ऐसी फील्ड जिसके अंदर आपकी यूनिक वैल्यूज हो, दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की, वो आपकी होती है कैंडिडेट की। तो अगर मैं यहाँ स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दूं, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे कैंडिडेट की कहलाएंगे, रिक्वायर्ड कि उनमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेटेड ना हो। अंडरस्टूड? जैसे होता है ना, क्लास के अंदर 2 मॉनिटर्स होते हैं, तो एक मॉनिटर तो डेली बेसिस पे क्लास को माइंड करता है और दूसरा मॉनिटर तब वर्क करता है जब फर्स्ट मॉनिटर एब्सेंट होता है। तो इसी तरह से हमारी कैंडिडेट की होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज आर ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की इज अ कैंडिडेट की विच इज नॉट अ प्राइमरी की। अभी हमने 2 कीज के बारे में पढ़ा, प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की हर टेबल में सिर्फ एक ही हो सकती है। तो जो एक से ज़्यादा हमारे पास कैंडिडेट की हैं, उनमें से कोई भी ऐसी की जो कि प्राइमरी की नहीं है, वो हमारी ऑल्टरनेट की मानी जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट आईडी जो है दैट इज़ अ प्राइमरी की, मैंने यहाँ पे इसको प्राइमरी की बना दिया स्टूडेंट आईडी को। ठीक है। तो मेरे पास जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो मेरी कैंडिडेट की हो गई। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हैं, तो मैंने क्या किया, इसको कैंडिडेट की बना लिया। ठीक है। ये जो कैंडिडेट की है ये मेरी प्राइमरी की तरह वर्क कर सकती है, लेकिन मेरे पास प्राइमरी की ऑलरेडी है। ठीक है। अब कैंडिडेट की मेरे पास 2 थी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो मैं लास्ट नेम को क्या बना सकती हूँ, दैट कैन बी टेकन एज द ऑल्टरनेट की, क्योंकि लास्ट नेम मेरी प्राइमरी की भी नहीं है और ये ऐसी ये मेरे पास कैंडिडेट की है। सो दिस विल बी टेकन एज द ऑल्टरनेट की। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होती है? अ नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम, और नॉन की मतलब विच इज नॉट अ प्राइमरी की। ऐसा कॉलम जो कि प्राइमरी की नहीं है और उसकी जो वैल्यूज हैं वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की में से ली गई हैं, दैट इज नोन एज फॉरेन की। अगेन वी विल रिवाइज दिस, नॉन की एट्रीब्यूट यानी कि ऐसा कॉलम जो कि प्राइमरी की नहीं है, जिसकी वैल्यूज को हमने दूसरे टेबल की प्राइमरी की से ली हैं, दैट इज नोन एज फॉरेन की। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक टेबल स्टूडेंट है और एक टेबल कोर्स है। मेरा जो मेन टेबल है दैट इज प्राइमरी टेबल, वो मेरा ये है, जिसमें कोर्स आईडी है और कोर्स का नेम है। अब जो कोर्स आईडी है उसके अंदर हर कोर्स की अलग अलग आईडी होगी, सारी अलग अलग वैल्यूज हैं। तो कोर्स टेबल के अंदर कोर्स आईडी मेरी क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है। अब मैंने एक और टेबल बनाई जिसका नेम है स्टूडेंट, और इसके अंदर फील्ड्स ली हैं स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कोर्स आईडी। तो आप क्या देख रहे हो कि कोर्स आईडी मेरा इस टेबल में प्राइमरी की थी और इसके अंदर कोर्स आईडी सेम नाम से मैंने कॉलम लिया है, दैट इज एट्रीब्यूट लिया है। लेकिन क्या वो इस टेबल के अंदर प्राइमरी की है? नहीं है, क्योंकि इस टेबल में जो प्राइमरी की है वो स्टूडेंट आईडी है। तो नॉन की एट्रीब्यूट, अब इस टेबल के अंदर जो कोर्स आईडी है वो प्राइमरी की नहीं है और इसकी वैल्यूज़ को मैंने कहाँ से लिया, जो उसका मेन टेबल है कोर्स टेबल, उसकी प्राइमरी की से। कोर्स आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को लिया। C002 यहाँ पे है, A004 है, अगेन C002 है एंड S042 है। क्योंकि यहाँ पे कोर्स आईडी जो है वो प्राइमरी की नहीं है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं C002 को यहाँ रिपीटेड लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ हम ले सकते हैं। सो यहाँ पे कोर्स आईडी स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या मानी जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ फॉरेन की। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ इसमें हमने पढ़ा कीज़ के बारे में, ये हमारी कीज़ होती हैं। सो हमने 4 तरह की कीज़ पढ़ी, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की एंड फॉरेन की।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि हमारे डेटा की सेफ्टी रहे और सिक्योरिटी रहे, और कोई भी बिना हमारी परमिशन के एक्सीडेंटली डेटा में ना तो कुछ ऐड करे, ना डिलीट करे, ना ही डेटा में मॉडिफिकेशन करे। और ये हम किस चीज़ की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं? इट इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। जब हम टेबल के अंदर किसी फील्ड को प्राइमरी की बना देते हैं और दूसरी टेबल में किसी फील्ड को फॉरेन की बना देते हैं, तो वो दो टेबल्स आपस में लिंक होते हैं और उनके ऊपर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट लग जाता है। प्रॉपर्टीज हैं इसकी तीन। फर्स्ट है, यू कांट एंटर अ वैल्यू इन द फॉरेन की फील्ड ऑफ द रिलेटेड टेबल that doesn't exist in the primary key of the primary table। आप किसी भी टेबल की फॉरेन की में कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी डेटा ऐड नहीं कर सकते जो उसके प्राइमरी की में एग्जिस्ट ना करता हो। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अगेन सेम एग्जांपल है, कोर्स आईडी यहाँ पे फॉरेन की है, ठीक है। यू कांट एंटर अ वैल्यू इन द फॉरेन की फील्ड। फॉरेन की फील्ड मेरे पास कौन सी है? कोर्स आईडी। मैं इसमें कौन सी वैल्यू एंटर नहीं कर सकती? जो मेरी मेन टेबल यानी कि प्राइमरी टेबल की प्राइमरी की में एग्जिस्ट ना करती हो। यानी कि इन चार वैल्यूज़ के अलावा मैं अपने इस कोर्स आईडी फील्ड के अंदर, जो कि मेरी फॉरेन की है, इन चार वैल्यूज़ के अलावा मैं कोई भी और वैल्यू इसमें एंटर नहीं करा सकती। सपोज मेरे यहाँ पे P001 वैल्यू नहीं है, P001 नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ रिकॉर्ड में ले लूँ P001, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल शो मी एरर, बिकॉज मैंने यहाँ पे इन दोनों टेबल्स को आपस में लिंक किया हुआ है। और P001 मेरा अगर मेन टेबल की प्राइमरी की में नहीं है तो वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अंडरस्टूड? सेकेंड पॉइंट कहता है, यू कांट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल। प्राइमरी टेबल हमारी ये वाली है, कोर्स टेबल। हम इसमें से कोई भी ऐसा रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते इफ द मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द रिलेटेड टेबल। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास C002 है, इसका कोर्स नेम है कंप्यूटिंग। अगर मैं यहाँ से C002 और कंप्यूटिंग ये पूरा रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी ये टेबल इससे लिंक्ड है और इसके अंदर C002 की कोर्स आईडी के नाम से एक स्टूडेंट की आईडी है, उसका फर्स्ट नेम जिम है, लास्ट नेम ब्लैंक है। इसी तरह से एक और स्टूडेंट की आईडी है जिसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अमंदा एंड हॉलैंड है। तो अगर मैं इसको डिलीट करने का ट्राई करूँगी तो कहीं ना कहीं ये डेटा भी सफ़र करेगा, इसलिए ये चीज़ भी अलाउड नहीं है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कि आप रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते फ्रॉम द मेन टेबल अगर उससे मैचिंग रिकॉर्ड आपका दूसरी टेबल में एग्जिस्ट करता है तो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? यू कांट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू इन द प्राइमरी टेबल इफ दैट रिकॉर्ड हैज़ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब हमने क्या बात करती है? हम डिलीट नहीं कर सकते। थर्ड चीज़ ये कहता है आप चेंज भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे C002 है, मैं इसको अगर C003 करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज C002 से मेरे ऑलरेडी दो रिकॉर्ड्स लिंक्ड हैं। अगर मैं इसको चेंज करने का ट्राई करूँगी तो कहीं ना कहीं उस डेटा पे भी इफेक्ट पड़ेगा एंड इट विल शो मी एरर। So these are the three properties of the referential integrity. Understood, students? So this was all about the terms related to the database and the database management system. So this was the part 1 video. In the next video, we'll cover up rest of the topics one by one. I hope students you have understood the topic. In case any doubt is there, आप comment section में question पूछ सकते हैं. I'll meet you in my next video. If this video has helped you, don't forget to like it, share it with your friends and subscribe the channel for the regular updates. In the next video, we'll be discussing about the rest of the topics. Thank you and have a good day.